नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन के साथ आए हैं। तो आप लोग इस सेशन को अंतिम तक ज़रूर देखिए और स्किप किए बिना इस सेशन को अगर आप लोग देख लिए तो समझिए कि आपका 25 क्वेश्चन आपके हाथ में है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको 25 क्वेश्चन आपके स्टॉक में होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इस 25 क्वेश्चन में आप अपने सारे इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और 25 क्वेश्चन में अगर आपको इस सेशन से 25 क्वेश्चन से 12 प्लस आ रहा है, अगर आपको 12 प्लस अगर आपको आ रहा है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस जो आपके हैंडल में है और आप तैयारी किए हुए कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है, मान के चलिए 12 से अगर कम आ रहा है आपका इस सेशन में अटेम्प्ट किया हुआ सही जवाब आपका 12 से कम आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अभी और इस जीके को तैयारी करने का आपको ज़रूरत है। इसीलिए इस सेशन को लास्ट तक देखिए और अपने जीके जीएस को मजबूत कीजिए। बिना जीके जीएस का आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपका फेस नहीं होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लेट ना करते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पे जाते हैं। और अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर इस सेशन को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर का क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी गोरखपुर या डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब गोरखपुर हो जाएगा। और इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और इसकी जो लंबाई है मीटर में 1355 मीटर। कितना मीटर है इसकी लंबाई? 1355 मीटर। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन की जो लंबाई है 1355 मीटर है, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1.355 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किलोमीटर में अगर आप इसको लिखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहना है, आपको जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिए। भारत के किस राज्य में सुरमय, क्या कह रहा है, सुरमय झीलें स्थित है? किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर, बी में उत्तराखंड, बिहार या केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सुरमय झील जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ सुरमय झील ही नहीं है, वहाँ पर कौन कौन सा झील है? देखिए वहाँ पर डल झील भी है, उलर झील भी है और सुरमय झील भी है। मतलब जम्मू कश्मीर में कई सारे झील है, डल झील है, उलर झील है और सुरमय झील है। इस बात को आप लोग को नोट कर लेना है और ध्यान से आप लोग को इसको पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? देखिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किसके द्वारा लागू किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर 2000 कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर 2020 में लागू किया गया है तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर से जिंदा थोड़ा ना होंगे। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। देखिए कॉमन सेंस लगाने की बात है। क्या अभी तक में 2020 के बाद राजीव गांधी है? नहीं है। मनमोहन सिंह है, वो चले गए 2023 में, शायद 24 में चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको अटल बिहारी तो उससे पहले ही चल बसे थे। और बचा हुआ कौन है? एक शहंशाह मात्र, आपको नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है माउंट एवरेस्ट, क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8800 मीटर या फिर 8900 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है अगर बात करें तो ये कितना 8848 मीटर है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। इसमें आपको इसमें दिया हुआ भी है
कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? ये नेपाल के तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा हुआ देखिए, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या सरोजिनी नायडू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। जो ध्यान से देखिए, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने 2007 से 2012 तक पदभार संभाला था। कब से कब तक? 2007 से लेकर के 2012 तक पदभार संभाली थी और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कर रहा है, गांधी जी के 3 बंदर का प्रतीक क्या दर्शाता है? अहिंसा, सत्य, किसी भी बुराई न देखे, सुने और बोले, या समर्पण? तो ये क्वेश्चन आप लोग को शायद पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा किसी की बुराई न देखे और न सुने। एक कहता है बुरा मत बोलो, एक कहता है बुरा मत देखो और एक कहता है बुरा मत सुनो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि भारत में कोल्ड वार किसे कहा जाता है? भारत में कोल्ड वार किसे कहा जाता है? मतलब कब हुआ था, कब से कब तक? 1947 से 62, 62 से 71, 47 से 91, 71 से 91। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 से 1971, सॉरी 1947 से 1991। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 1947 से 1991। कोल्ड वार कब हुआ था? 1947 से 1991। इसके तहत 1947 में से 1991 तक के समय को कोल्ड वार का समय कहा जाता है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध बना रखे थे। मतलब भारत जो था, भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का तनावपूर्ण संबंध बन चुका था, इसीलिए इस समय को कोल्ड वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें ध्यान देखिए। पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया जाता है? शांति और युद्ध के नायक को, उत्कृष्टता के लिए, समाज सेवा के लिए, कला और साहित्य के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्कृष्टता के लिए। उत्कृष्टता के लिए पद्म विभूषण भारत का दूसरा, कौन सा? भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है जो किसी के विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण कौन सा नागरिक सम्मान? दूसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकार कहा जाता है? मूल अधिकार धर्मनिरपेक्षता को, समानता को, स्वतंत्रता को, या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को? तो मूल अधिकार किसको कहा जाता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। इसके तहत देखिए, इसमें चर्चा कर लेते कुछ। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, किसमें? अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को मूल अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली वलय को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, वायुमंडल, ओजोन परत या जल मंडल? तो क्या होता है? वायुमंडल ही होता है जो चारों ओर रहता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर घेरा बना वायुमंडल है जो जीवन के लिए आवश्यक गैसों का प्रदान करता है। ये वायुमंडल जो है जीवन के लिए आवश्यक गैस का प्रदान करता है, गैस प्रदान करता है हम लोग के लिए, जीने के लिए, किसी भी जीव के लिए, सिर्फ हम लोग के लिए ही नहीं। भारत के किस राज्य को खगोल विज्ञान का जनक स्थान कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरल? इसका जवाब बताइए। बिहार हो जाएगा। खगोल विज्ञान का जन्मस्थल कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण खगोल विज्ञान से संबंधित खोजे हुए बिहार के बोध गया में विश्व प्रसिद्ध विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण शास्त्रों का विकास हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। आप लोग वीडियो को रोक करके और जवाब देने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है लोकतंत्र का महापर्व? तो ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव का महत्व अत्यधिक है, जहां विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसे सभी राज्यों में चुनाव को एक महापर्व के रूप में ही देखा जाता है आजकल, तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश है। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? जून, मई, सितंबर, अक्टूबर। ये अक्षय तृतीया मनाया जाता है मई में। कब मनाया जाता है? मई में। यह हिंदू और जैन धर्म के अनुसार शुभ दिन है, जो विशेष रूप से व्यापारिक और धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। किसके लिए? हिंदू के लिए और जैन धर्म के लिए एक विशेष दिन है और अच्छा दिन है, जो व्यापारियों के लिए ये अच्छा दिन माना जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका जवाब तो आप लोग को पता होगा, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5, 6, 10, 15। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितना है? 5 गो है। कौन कौन है अस्थायी सदस्य? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। क्या हो गया? 5 गो। 1, 2, 3, 4, 5। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये अस्थायी सदस्य है। किसका अस्थायी सदस्य है? किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ये तो सबको बच्चा को पता रहता है, शायद आप लोग को भी पता होगा। आप लोग भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसमें भारत ने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, 10 मई, 22 जून या 15 अक्टूबर को? 15 अक्टूबर को। तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, ताकि विश्व धरोहरों को बचाने के लिए प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। 18 अप्रैल को, ठीक, याद रखना है इस बात को आप लोगों को। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस वर्ष जोड़े गए थे? 1947, 1950, 1952, 1956। किस वर्ष जोड़ा गया था? इस क्या हो जाएगा इसका जवाब? 1950 हो जाएगा। 1950 में मूल अधिकार को जोड़ा गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई थी, जो नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट 25 क्वेश्चन ही मात्र है। आप लोग सेशन को अंतिम तक देखिए और 25 में देखिए कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। जहाँ पर देखिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित है और यह मुगलों के शासनकाल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसको किसने बनाया था? मुगलों ने बनाया था, और ये उसका महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक स्थल है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्स, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या निकोला टेस्ला ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्स। टेलीविजन का आविष्कार किया था, और ये टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था? ये 1920 ईस्वी में किया था टेलीविजन का आविष्कार, ठीक है। कौन किया था? जॉन लोगी बेयर्स ने किया था। इस बात को याद रखना है ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1947,
1950, 1956। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। याद रहेगा, ध्यान में रखते हुए देखिए। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है? भारत का केंद्रीय सेंट्रल बैंक माना जाता, कहा जाता है। गांधी जी का 3 बंदर का क्या अर्थ है? तो ये अभी क्वेश्चन आप लोग को कराए हुए हैं, इसमें ज्यादा समय न लेते हुए क्या कह रहा, किसी की बुराई न देखे, न सुने, न बोले। वीडियो को आप लोग रोक करके आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक करके। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, उत्तराखंड, मिजोरम? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा आप लोग के लिए। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सही दीजिएगा आप लोग। नमस्ते का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? नमस्ते का प्रयोग किस संदर्भ में? विज्ञान में, सांस्कृतिक अभिवादन में, अभिवादन के रूप में, खेलों में या पारस्परिक वाणिज्यिक संदर्भ में? नमस्ते का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सांस्कृतिक अभिवादन के रूप में। कहाँ पर? सांस्कृतिक अभिवादनों के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को सेशन खत्म हो चुका है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 25 क्वेश्चन में आप लोग देखिए, आप लोग काउंट करके देखिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके लाइक कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।